हेलो बच्चों, कक्षा 12 की क्लास में आपका स्वागत है भौतिक विज्ञान विषय में। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान कितना होगा ये निकालेंगे। इसके पहले हम लोग इस पाठ में वैद्युत विभव क्या होता है पढ़ चुके हैं। एक बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है वो निकाल चुके हैं। विभव प्रवणता पढ़ चुके हैं। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ चुके हैं। कुछ प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। और इसके पिछले वाले पाठ में विद्युत आवेश और क्षेत्र में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। वहाँ पर विभव की बात चूंकि हम लोगों ने नहीं की थी इसलिए विभव नहीं निकाला था। अभी इस पाठ में हम लोग ये देखते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। वैद्युत द्विध्रुव एक बार फिर से ध्यान दिला दें, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बिंदु आवेश होते हैं, कुछ दूरी पर स्थित होते हैं और उनके परिमाण समान होते हैं लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। यानी अगर एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश, दोनों के बीच की थोड़ी सी दूरी, तो ये निकाय वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है, विस्तारित रूप में हम लोगों ने ये कहा था कि दो से अधिक निकाय भी वैद्युत द्विध्रुव की तरह का व्यवहार कर सकता है। दो से अधिक आवेशों से मिलकर बना निकाय जब सिग्मा क्यू बराबर 0 हो और धनावेश का जो केंद्र है वो ऋणावेश के केंद्र से भिन्न हो। खैर उस पर नहीं आते। अभी सरल स्थिति देखते हैं कि एक नन्हा सा ऋणावेश बिंदु, दूसरा नन्हे से बिंदु धनावेश से, दोनों के बराबर परिमाण है, कुछ दूरी पर स्थित है और इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अभी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कितना विभव उत्पन्न होगा। अक्षीय स्थिति का मतलब द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों को जो मिलाने वाला रेखाखंड है उसको आप आगे पीछे दाएं बाएं दोनों तरफ बढ़ा दीजिए अनंत तक। अगर हमारा बिंदु उस रेखा पर कहीं स्थित है तो उसको हम कहेंगे ये द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु है। अनुदैर्ध्य स्थित भी इसको कहते हैं और इंग्लिश में जब लिखते हैं तो एक नाम इसका इंड साइड ऑन पोजीशन भी लिखते हैं, क्योंकि आप किसी एक किनारे से देखो तो आपको द्विध्रुव का एक इंड साइड दिख रहा होता है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव ये हम निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट इन एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक चित्र पहले देखते हैं। सरल स्थिति, मान लिया कि ए और बी इन दो बिंदुओं पर, ए पर माइनस क्यू बिंदु आवेश रखा है, बी पर प्लस क्यू बिंदु आवेश रखा है और ये 2l इनके बीच की दूरी है। ओ इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो इसका मतलब O से A तक की दूरी भी l होगी और O से B तक की दूरी भी l होगी, क्योंकि हमने पूरी AB दूरी को दो भागों में बांट लिया है। और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है और अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति का मतलब इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को आप सरल रेखा के रूप में आगे बढ़ाएं और उसी रेखा पर कहीं पर वो बिंदु स्थित है। तो अभी चित्र में इतना है कि माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, 2l दूरी इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है और हम ये चाहते हैं कि इस द्विध्रुव के कारण यहाँ पर बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा होगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो वही हम लोगों ने लिखा है। और माना स्मॉल p द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कैपिटल A व कैपिटल B सिरे पर क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश 2l दूरी पर स्थित हैं। चित्र में बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में निर्वात में बिंदु P स्थित है। ये बिंदु P है और अभी हमें मान ले रहे हैं कि माध्यम नहीं है, निर्वात है। बाद में जब अंतिम परिणाम आएगा, अगर हम लोग निर्वात के स्थान पर माध्यम कहना चाहें तो वहाँ पर एप्सिलॉन 0 जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसकी जगह एप्सिलॉन 0 के लिख देंगे। तो बस केवल इतना परिवर्तन होगा। अभी हम निर्वात की बात कर रहे हैं। तो बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव यानी V अक्षीय की गणना करनी है। ये हमारा उद्देश्य है। अब देखिए, आप द्विध्रुव में दो बिंदु आवेश हैं। ये A पर स्थित माइनस क्यू आवेश भी यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा, ये प्लस क्यू आवेश भी यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा। और हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एक से अधिक आवेशों के कारण आप उत्पन्न विभव किसी स्थान पर देख रहे हो, परिणामी निकालना चाहते हो, तो उनका बीजगणितीय योग कर दो, चिन्ह सहित सीधे जोड़ दो। दिशा की बहुत चिंता नहीं करनी है क्योंकि विभव अदिश राशि है। तो इस लिहाज से विभव से संबंधित गणनाएं कई बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित गणनाओं से आसान होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें दिशा का ध्यान रखना है, सदिश योग करना है कैपिटल ई में, और विभव में केवल अदिश योग करना है। तो
वहाँ पर जो v अक्षीय होगा बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव वो VA और VB के योग के बराबर होगा। VA और VB क्या है? VA व VB क्रमशः कैपिटल A व कैपिटल B पर स्थित बिंदु आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव हैं। यानी ये A पर जो स्थित आवेश है -q, ये यहाँ पर उत्पन्न जो विभव करेगा उसको हम VA कह रहे हैं। B बिंदु पर जो +q आवेश स्थित है इसके कारण यहाँ जो बिंदु P पर विभव उत्पन्न होगा उसको हम लोग VB कह रहे हैं। तो ये बात हुई। अब एक अकेले बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर उत्पन्न विभव का सूत्र क्या होता है? सूत्र कैपिटल V बराबर स्मॉल k q/r के 1/4πε0 को संक्षेप में हम लोग कई बार लिख लेते हैं। बार बार गणना में यहाँ 1/4πε0 लिखना पड़ता, तो इसलिए हम अभी एक बार स्मॉल k लिख लेते हैं। लास्ट में जब अंतिम परिणाम आएगा तो वही k का मान 1/4πε0 रख देंगे। तो v बराबर 1/4πε0 q/r होता है, यानी q/r, यहाँ k बराबर 1/4πε0। इससे आप देखो तो va कितना होगा, यानी a वाले इस -q आवेश के कारण यहाँ विभव, तो va बराबर k, यहाँ आवेश कितना है -q बटे दूरी कहाँ कितनी है, a से लेके p तक की दूरी, और a से p तक की दूरी कितनी है, जब o से लेके p तक की दूरी r है तो उसी में आप o से a तक की दूरी यानी l और जोड़ दो, तो AP हो जाएगा r+l, ये हमारा हो जाएगा VA। इसी प्रकार से B पर जो स्थित आवेश है +q, इसके कारण जब आप यहाँ बिंदु P पर विभव देखोगे VB, तो वो हो जाएगा KQ, ये वाला आवेश बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी कितनी है, O से दूरी R थी P की, और उसी में से L घटा दो, L कम कर दो, तो R-L हमारी दूरी हो जाएगी BP। तो अब यहाँ हमारे पास क्या हो गया, VA का मान हो गया, VB का मान हो गया, और V अक्षीय यहाँ से हम रख करके निकाल लें तो अक्षीय स्थिति में कुल कितना विभव उत्पन्न हुआ होगा, तो सीधे इसका और इसका जोड़, इन दोनों का जोड़, ध्यान देना ये माइनस चिन्ह के साथ है, तो इसका मतलब इसमें से आप इसको घटा लो, तो ये हो जाएगा KQ/R-L माइनस KQ/R+L। KQ कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले लिए, ये बचा 1/R-L माइनस 1/R+L, ये पूरा नीचे हम लघुत्तम ले लिए R-L इंटू R+L, तो यहाँ 1 था तो बचेगा R+L, क्योंकि आप देखो R+L बटे इतना करोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1/R-L ये वाला, और माइनस इसमें R-L बचेगा, क्योंकि R-L बटे इतना करोगे तो ये कट जाएगा, केवल ये बचेगा। अब यहाँ आप देखिए माइनस चिन्ह को जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा -R और ये हो जाएगा +L, तो -R और ये +R कट जाएंगे, बचेगा कितना L और ये +L, यानी 2L बचेगा। तो V अक्षीय बराबर KQ इंटू 2L बटे, और ये A-B इंटू A+B बराबर A² - B², तो R² - L² बचेगा। अब Q इंटू 2L की जगह हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, कि Q अगर किसी एक सिरे का आवेश है, 2L दूरी है दोनों बिंदु आवेशों के बीच में, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ Q इंटू 2L की जगह हम P लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा V अक्षीय बराबर K इंटू P बटे R² - L², या K का वही जो मान था, तो 1/4πε0 P/R² - L²। ये सामान्य स्थिति में सूत्र है, लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में हमारे क्या होता है, चूँकि द्विध्रुव में दोनों बिंदु आवेश काफ़ी पास पास होते हैं, और जिस बिंदु पर हम विभव निकाल रहे हैं वो आमतौर पर काफ़ी दूर होता है द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में, यानी L या 2L की तुलना में R का मान बहुत ज़्यादा है। तो जब R का मान बहुत बड़ा है L से, तो R² और भी बड़ा हो जाएगा L² से, तो इसका मतलब R² की तुलना में L² लगभग नगण्य है, यानी R² में से L² घटाए, समझो कुछ नहीं घटाए, तो ये उसका मान लगभग बराबर होगा R² के। अब उस शर्त पे कब, जब द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में उस बिंदु P की दूरी बहुत अधिक है, तब हम R² - L² को R² लिख सकते हैं। तो हमारा अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विभव का मान V अक्षीय बराबर इतना हो जाएगा 1/4πε0 P/R²। यह उस स्थिति में है जब बिंदु P की द्विध्रुव से दूरी द्विध्रुव की लंबाई यानी 2L या L आप कह लो की तुलना में बहुत अधिक है, यानी R का मान L की तुलना में बहुत अधिक है। R का मान 2L की तुलना में बहुत अधिक है, तो L की तुलना में तो बहुत अधिक होगा ही। तो ये अक्षीय स्थिति में था।
अब इसी में एक दूसरी स्थिति हम लोग देखेंगे कि जब द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु स्थित हो तो वहाँ पर विभव का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। और निरक्षीय स्थिति का ध्यान दें, हम लोग जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने कहा था कि द्विध्रुव की जो लंबाई होती है उसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाला जो लंब है, यानी द्विध्रुव की लंबाई का जो लंबार्धक है, उस लंबार्धक पर स्थित अगर कोई बिंदु होगा तो उसे हम कहेंगे कि वो द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित बिंदु है, या द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बिंदु है, या वह द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति का बिंदु है। और वहाँ उस लाइन पर आप देखोगे तो वहाँ से हमको चौड़ा वाला सिरा द्विध्रुव का दिख रहा है, तो अंग्रेजी में कई बार उसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, जैसे इसको इंड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं कि यहाँ से आप देखोगे तो आपको द्विध्रुव का एक किनारा दिख रहा है। निरक्षीय में मान लो यहाँ कहीं से देख रहे हो तो आपको द्विध्रुव की पूरी चौड़ाई दिख रही है। तो ठीक है, ये तो था अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव। और दूसरा एक देखते हैं निरक्षीय स्थिति में। अब हम लोग देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर कुल कितना विभव उत्पन्न होगा। तो निरक्षीय रेखा का मतलब है उसकी अक्ष का जो लंबार्धक है, मध्य बिंदु से होकर जाने वाली और द्विध्रुव की लंबाई के लंबवत वाली जो रेखा होगी उसको हम द्विध्रुव की निरक्ष कहेंगे या निरक्षीय रेखा कहेंगे। और उस बिंदु पर, उस रेखा पर स्थित किसी बिंदु को हम कहेंगे कि वो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का बिंदु है। अब जैसे पिछले वाले में अक्षीय स्थिति में हम लोगों ने किया था कि पहले एक बिंदु आवेश के कारण कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, दूसरे बिंदु आवेश के कारण कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, और बाद में हमने परिणामी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया था, मतलब बीजगणितीय योग कर दिया था चिन्ह का ध्यान रखते हुए। वही काम यहाँ भी करेंगे। तो एक बार पहले चित्र में देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो देखिए हमारे पास उसी तरह पिछले वाले चित्र की तरह ही कैपिटल ए व कैपिटल बी बिंदुओं पर -q और +q आवेश हैं। 2l इस द्विध्रुव की लंबाई है। मान लेते हैं p इस द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और एक बात ये सदैव ध्यान रखिए कि द्विध्रुव से जो भी दूरियां होती हैं वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाती हैं। तो अभी यहाँ इस AB द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और इसकी निरक्ष इसी O से होकर गुजरने वाली ये लंबवत रेखा होगी। ये कोण हमारा 90 अंश होगा। चाहे आप इधर का कोण कहो ये 90 अंश होगा, चाहे इसको कहो ये 90 अंश होगा। अब चित्र में जो कुछ, अच्छा, इस मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के कैपिटल P दूरी पर, ऐसा नहीं कि निरक्ष यहीं तक रहेगा, उसके आगे भी इधर रहेगा। तो फिलहाल कोई एक बिंदु P है निरक्षीय रेखा पर और उस बिंदु P की O से दूरी R है। तो पहले तो चित्र के बारे में कि माना P द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव में कैपिटल A व कैपिटल B बिंदुओं पर -q व +q आवेश 2l दूरी पर स्थित हैं कि ये द्विध्रुव है, P इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, A पर -q आवेश स्थित है, B पर +q आवेश स्थित हैं और इस AB इसका मान 2l है। यहाँ इस चित्र में क्या क्या है, एक तो हमारा AB का मान 2l है। अब AB 2l है तो OA का मान और OB का मान ये दोनों l होंगे, उसका आधा है। और हमको द्विध्रुव के मध्य बिंदु कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव यानी विनिरक्षीय की गणना करनी है। इस बिंदु O से द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O था यहाँ से, और निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, इस बिंदु P की O से दूरी r है और हम ये चाहते हैं कि इस पूरे द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विभव जो निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न हो रहा है विनिरक्षीय उसको कहेंगे, उसकी हमें गणना करनी है। अच्छा, मान भी एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, मान लो POA आप कह रहे हो तो समकोण त्रिभुज है, या POB समकोण त्रिभुज है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये R दोनों में कॉमन है। अभी इस समकोण त्रिभुज में आप देखिए तो दो लंबवत भुजाओं में एक R है एक L है, तो इसका मतलब A से लेके P तक की जो दूरी होगी वही हमारे B से लेके P तक की दूरी होगी और वो दूरी बराबर होगी वर्गमूल के अंदर R² + L²। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है उसका। अब विनिरक्षीय का मान VA और VB के योग के बराबर होगा। VA और VB उसी तरह जैसे पहले हमने कहा था कि A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VA है और बिंदु B पर स्थित बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव VB है। तो यहाँ VA व VB क्रमशः A व B पर स्थित बिंदु आवेशों के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विभव हैं। फिर अब इनके मान लिख लेते हैं। VA बराबर K और A पर कितना आवेश है -q, तो -q बटे दूरी कितनी है A से लेके P तक की दूरी, तो AP।
ठीक, मान रख दिए, ये माइनस बाहर कर लिए तो माइनस के क्यू अपान वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह वी बी का मान कितना होगा इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ विभव, तो के क्यू का मान, वो आवेश क्यू है तो के क्यू बटे दूरी बी पी, और बी पी भी वही है जो ए पी थी। तो देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हमने जैसे किया है ये तरीका है, दूसरा आप ध्यान से देखते अगर तो ये समझ सकते थे कि इस आवेश से दूरी और इस आवेश से दूरी दोनों बराबर हैं दूरियां, और जब दोनों दूरियां बराबर हैं तो इसका कारण इन आवेशों के मान भी बराबर हैं। तो जब आवेश बराबर दूरी बराबर तो उत्पन्न विभव के मान बराबर होंगे, लेकिन ये धनावेश है ये ऋणावेश है, ये ऋणावेश ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा, धनावेश धनात्मक विभव उत्पन्न करेगा, दोनों के परिमाण बराबर होंगे, चिन्ह विपरीत होंगे, जोड़ोगे टोटल 0 आ जाएगा। चाहे वैसे कर सकते थे या हमने अलग अलग मान निकाल लिया कि वी ए का मान इतना है, वी बी का मान इतना है, वी निरक्षी इस वाले में रखे, दोनों को जोड़ लिए तो माई इतना प्लस इतना। ध्यान दीजिए दोनों के परिमाण बराबर हैं, के क्यू बटे वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कट जाएंगे, टोटल हो गया 0, क्योंकि ये माइनस चिन्ह के साथ है प्लस चिन्ह, मतलब इससे इसको घटाए समझो 0। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर किसी भी जगह आप चले जाइए, पूरे द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान 0 होता है। लेकिन इसी समय पर आप याद रखिए कि जब निरक्षीय स्थिति में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे तो द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में उस बिंदु की दूरी काफ़ी ज़्यादा होने पर पी अपान आर क्यूब आई थी, यानी ई निरक्षीय बराबर 1/4πε0 माइनस पी अपान आर क्यूब परिमाण है। और दिशा की अगर बात करो तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा पी वेक्टर की दिशा यानी द्विध्रुव की दिशा के विपरीत होती थी, अक्षीय स्थिति में उसकी दिशा में होती थी। तो अगर हम 1/4πε0 वाला फैक्टर ना भी ध्यान रखें तो ई अक्षीय कितना था 2p अपान आर क्यूब, यानी साथ में 1/4πε0 है, वो मन में समझे रहेंगे। निरक्षीय स्थिति में माइनस पी अपान आर क्यूब, माइनस पी वेक्टर जब आप कहोगे तो उसका मतलब है कि पी वेक्टर और ई निरक्षीय की दिशा विपरीत होगी। और विभव में हमने क्या पढ़ा है पी अपान आर स्क्वायर, पिछले बार जो अभी अक्षीय स्थिति देखे थे वहाँ पी अपान आर स्क्वायर था और यहाँ निरक्षीय स्थिति में 0, तो ये 4 हो गए। अब हम लोग एक स्थिति और देखेंगे। अभी तो हमने 2 स्थितियाँ देखी थी, एक अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में। अब तीसरा मान लेते हैं कि कोई और कोण थीटा बना रहा है, तो किसी एक स्थिति आर थीटा पर, जैसे हम लोग एक्स वाई जेड काटते तल में निर्देशांक ज्यामिति में व्यक्त करते हैं, वैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक परिपाटी है आर और थीटा के पदों में, कि किसी एक निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष आप दूरी बता दो और कोण बता दो, तो उस बिंदु की स्थिति आप निश्चित रूप से बता सकते हो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं कि अगर अक्षीय या निरक्षीय स्थिति के बजाय केवल थीटा कोण बना रहा हो, आर दूरी हो, तो वहाँ पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा और विभव का मान कितना होगा, बस सूत्र केवल उनके हम लोग लिखेंगे। तो देखते हैं उसे भी। हम लोग एक सामान्य स्थिति देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव से आर दूरी और थीटा कोणीय स्थिति पर यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में कोई बिंदु है, तो थीटा कोणीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव के मान क्या होंगे। यहाँ हम लोग निगमन अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, केवल डायरेक्ट सीधे सूत्र लिखेंगे। तरीका हमारा वही रहेगा। अभी जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में तो आसान ये रहता है कि द्विध्रुव को आप इस तरह से घुमा लो कि द्विध्रुव का एक घटक मतलब अक्षीय स्थिति के लिए उस बिंदु की अक्षीय स्थिति में आ जाए और दूसरा उसके लंबवत वाले में वियोजित कर लेंगे, तो वहाँ से सरल कर लेते हैं। अभी बिना ज़्यादा विस्तार में गए हम लोग सीधे अंतिम परिणाम देखते हैं कि क्या होगा, कि कम से कम अगर इस स्थिति में कोई आंकिक प्रश्न रहे तो उसे हम लोग हल कर सकें। तो अभी हमारी स्थिति क्या है, ए बी हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है। हमने यहाँ भी लंबाई नहीं लिखी है, ये सूत्र जो हम लोगों ने लिखा है वो उस स्थिति के लिए है जब द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में उस बिंदु P की दूरी बहुत अधिक है, यानी R का मान L की तुलना में बहुत अधिक है। तो जो हम लोगों ने सूत्र 2p अपान आर क्यूब या p अपान आर क्यूब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए के भी साथ में है गुणा में, यानी 1/4πε0, या विभव के लिए p अपान आर स्क्वायर अक्षीय स्थिति में और 0 निरक्षीय स्थिति में जो लिखे थे उन्हीं शर्तों के अधीन कि जब r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l या l इज़ वेरी वेरी लेस देन r, यानी द्विध्रुव की लंबाई उस बिंदु की दूरी की तुलना में उपेक्षणीय है, तब तो उसी शर्त का ध्यान रखेंगे। तो अभी फिलहाल क्या है कि माना p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला
वैद्युत द्विध्रुव से ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली, जिसमें हम बिंदु की स्थिति को r और थीटा के पदों में व्यक्त करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में r थीटा दूरी पर कोई बिंदु P है, यानी यहाँ O से इस बिंदु P के जो O हमारा संदर्भ बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से इस बिंदु के निर्देशांक r थीटा है। इसका मतलब O से लेके P तक की दूरी r है और ये द्विध्रुव की लंबाई से ये बिंदु P को O से P को मिलाने वाली रेखा थीटा कोण बना रही थी। तो अब इस बिंदु P पर, जो कि ना तो ये अक्षीय स्थिति में है और ना ही ये निरक्षीय स्थिति में है, अलग किसी कोण थीटा कोण पर है, तो अब इस बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान लो हम ई थीटा कह रहे हैं और विभव को मान लो वी थीटा कह रहे हैं। अब उसको हम अक्षीय या निरक्षीय में वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि अक्षीय एक निश्चित स्थिति थी, निरक्षीय लंबवत वाली एक स्थिति थी, यहाँ हम थीटा एक सामान्य स्थिति कह रहे हैं। तो ई थीटा और वी थीटा इस प्रकार होंगे कि ई थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ और ये गुणा में रहेगा वर्गमूल के अंदर 1 + 3 cos² थीटा। और विभव का मान क्या हो जाएगा वी थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r² cos थीटा। आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, नोट में भी हम लोगों ने लिखा, पहले सुन लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये सूत्र r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L सीमा के लिए ही सत्य हैं, कि यानी जब हमारे उस बिंदु की दूरी द्विध्रुव की लंबाई या लंबाई के आधे की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति के लिए हमारे ये सूत्र लागू होंगे, अन्यथा में फिर हमें संशोधन करना पड़ेगा यहाँ r वाले में। और दूसरी स्थिति ये है कि अच्छा, अगर इस थीटा के मान को आप शून्य अंश कर दीजिए, ये बिंदु यहाँ ना होकर के थीटा बराबर शून्य अंश का मतलब इसी रेखा पर कहीं होता, तो समझ जाइए कि आप अक्षीय स्थिति में होते, यानी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु के लिए थीटा बराबर शून्य अंश। और अगर यही थीटा 90 अंश का कोण बना रहा होता तो फिर हम द्विध्रुव की निरक्ष पर होते, तो वो हमारा निरक्षीय स्थिति का बिंदु होता। तो नोट में दूसरा हम लोगों ने लिखा है कि यहाँ अक्षीय स्थिति के बिंदु के लिए थीटा बराबर शून्य अंश रख सकते हैं और निरक्षीय स्थिति के बिंदु के लिए थीटा बराबर 90 अंश रख सकते हैं। तो जरा वो रखने के बाद फिर हम लोग देखें कि इसके पहले जो हम लोग सूत्र पाए थे, अभी जैसे पहले अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर शून्य अंश कास थीटा कास शून्य अंश 1 cos² शून्य अंश वो भी 1 ही होगा, यानी ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 + 3 यानी 4, 4 का वर्गमूल यानी 2। तो अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा 2 यहाँ और गुणा में आ जाएगा, तो 2p/r³, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। और निरक्षीय स्थिति में थीटा 90 अंश कास थीटा कास 90 0 3 cos² थीटा 0 बचा, ये पूरा मान कितना हुआ 1, 1 का वर्गमूल 1, यानी ये हट जाएगा। अब हमारा केवल इतना ई निरक्षीय का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ वो निरक्षीय स्थिति का सूत्र था। इसी तरह हम विभव के लिए देख सकते हैं। अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर शून्य अंश कास थीटा कास 0 अंश 1 का मतलब ये पद जब 1 हो गया तो वी अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r², और यही था। और निरक्षीय स्थिति में क्या होगा थीटा 90 अंश कास थीटा कास 90 0 0 से गुणा टोटल 0, यानी निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। और यही हम लोग पहले निकाले थे। तो अभी आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। 2 या 2 से अधिक आवेशों से मिलकर बना हुआ कोई निकाय है तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। वैसे जब हम विभव को परिभाषित कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने 2 ही एस्पेक्ट देखे थे। एक तो मुख्य रूप से परिभाषा में हमने देखा था कि कार्य के रूप में, कि अगर बाह्य स्रोत द्वारा फाइनल बिंदु से और जिस बिंदु तक पहुंचना है वहां तक लाने में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के रूप में देखा था। फिर बाद में हमने एक E.dr के रूप में देखा था। उसी तरह से एक और रूप हम लोग देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में। तो फिलहाल पहले अभी इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।